अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़निस सिद्दीकी। बढ़ते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब। मागाम अपर चरहार में एक तबाहकुन गैस सिलेंडर धमाके से एजाज अहमद शेख का शीट मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस वाक़े ने ख़ानदान को सख्त परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और मकाम चौकी से पुलिस टीम के फौरी रद्दअमल के बावजूद मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वाक़े के बाद तहसीलदार हंदवाड़ा, नायब तहसीलदार मकाम, कंसर्न पटवारी हल्का और मुमताज़ समाजी कारकुन डॉक्टर शेख जमशेद ने नुकसान का जायजा लेने के लिए जाए वक़ूअ का दौरा किया। हंदवाड़ा की ज़िली इंतज़ामिया ने मुतासरा ख़ानदान को फौरी इमदाद फराहम की। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर शेख जमशेद ने कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर आयुषी सोडान से अपील की है कि वो इस खानदान की कफालत के लिए इमदादी रकूम मुख्तस कर दें। इन्होंने बताया कि ये खानदान पहले से ही कई सालों से बीमारी से लड़ रहा है। इस अफसोसनाक वाक़े ने बड़े पैमाने पर हमदर्दी का इजहार किया है, जिसमें फौरी मदद की अपील की गई है ताकि खानदान को उनकी जिंदगियों की तामीर नौ में मदद मिल सके। में यहाँ पे सुबह आग की वारदात पेश आई, जहाँ पे हमारे एक भाई का घर जल गया, उसका आशियाना जल गया, सारा कुछ यहाँ पे जल गया, कुछ यहाँ से नहीं निकला, कपड़े जो भी थे। बहुत ही गरीब हमारा ये भाई था। तो उस हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वर्दी डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा उससे हम मुदबाना गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द जो इस भाई के लिए जो रिलीफ जो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आप जो देते हैं, जल्द अज जल्द उसका इंतज़ाम कीजिए। और यहाँ पे हम नायब तहसीलदार मागाम, तहसीलदार हंदवाड़ा और जो कि हमारे कंसर्नर पटवारी साहब है, चौकीदारान साहब है, वो यहाँ पे आए। उन्होंने जो इमीडिएट रिलीफ जो है वो उनको दिया और इनको यहाँ से शिफ्ट कराने के लिए सोच रहे हैं, या तो पंचायत घर में या तो जो है इनके भाई के घर में इनको शिफ्ट किया जाएगा, फिलहाल जब तक इनका ये आशियाना फिर से यहाँ पे खड़ा होगा। गरीब खानदारी बेचारे 7 लाख रुपये तमिस थे, इसके पास कोई जमीन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ रोपये 10 देना दोहस, बस तथ पे रोपये 50 हाथ देना, तथ पे कर इलाज तो प्रत कर बहुत एडमिनिस्ट्रेशन करान ये गुजारिश कि मेहरबानी कर कुछ अकोमोडेशन फिलहाल ये, चूंकि वनस बंद, ये हेक बिचार कुछ जाए गमिस वो गमिस बो ये अकिस अकिस कमरस में 2 बारन तम बे बसान कि हेकन तन गि बहुत एडमिनिस्ट्रेशन ये अपील करान कि अहद खतर करो कुछ अगर कुछ सरकार कुछ क्वार्टर कह तान दी अमिस सो यीस काल ये हेक्या बे कह कर। बिल्कुल बिल्कुल आ फिलहाल आ रिलीफ फिलहाल बाकी इंशाअल्लाह रहमान तान करो इंशाअल्लाह रहमान सो मामले के फिर बहरहाल वनस गस अकोमोडेशन चूंकि पन ज्यादा कह यूत अमिस खानदारन हूं चूंकि सह पे तुलन त्राव सह अक्सी जाए तक गई 4 वरी स्ट्रोक तमिस। गुरु गोविंद सिंह जी का योम पैदाइश जम्मू में नगर कीर्तन और मजहबी जुलूस के साथ मनाया गया, जहां 10वें सिख गुरु की जिंदगी और तालीमात के एहतराम की तालीम दी जाती है। इस मौके पर अक़ीदतमंद भजन पढ़ते हैं और मजहबी नारे लगाते हैं और मजहबी मुबल्लिगीन मुताससिरकुन पैगामात भी देते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा। सबसे पहले तो मैं सारी संगत को गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की प्रकाश पुरब की लख लख बधाई देना हाँ। तुम देख रहे हो कि जम्मू विखे गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी चांदकोर विखे अज बड़ी श्रद्धा पूर्वक नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पुरब धूमधाम के नाल मनाया जा रहा है। अज के दिन जिहड़ा है मूल नानक शाही के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तरफ हर साल की तरह आज इतने गुरुपुरब मनाया जा रहा है। प्रकाशप्रीत कौर आज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब मना रहे हैं हम। ये चांदनगर गुरुद्वारा में मनाया जाता है। यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में होते हैं और यहाँ पे बड़ी धूमधाम से समागम मनाया जाता है। सर आज हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह का प्रकाश पुरब है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालने के लिए
केवल 42 साल की उम्र में महान कुर्बानियां की। किसी शायर ने उनके संबंध में लिखा है, दिखलाई गुमराहों को राह तूने रहबर कामिल, तो वो राही था कि जिसका इस्तेमाल करती थी मंजिल। जब भी अल्लाह यार खां सूफी फकीर हुआ है, उसने जब गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह का इतिहास पढ़ा ना, उसने किताब लिखी, 2 किताबें लिखी, स्वाने मुरी गुरु गोबिंद सिंह। उसमें उनके बच्चों की कुर्बानियों का जिक्र किया उन्होंने, तो कह रहा कि सब्र से हर एक कड़ी तूने उठाई, इस शुक्र से हर एक चोट कलेजे में खाई, वालिद को कटाया कभी औलाद कटाई, की फिक्र में फाके में लाखों से लड़ाई। बटछत्री तश्त गंडबाला के रिहायशियों को बटछत्री परबल की अदम मौजूदगी की वजह से सख्त चैलेंजों का सामना है, जिसकी तामीर होने से कई पड़ोसी देहातों को फायदा होगा। बुनियादी ढांचे की इस कमी ने रिहायशियों के रोजमर्रा के मामूलात को दरहम बरहम कर दिया है, जिससे उनके लिए सफ़र करना, सेहत की देखभाल और तालीम जैसी ज़रूरी खिदमात तक रसाई और सामान की नकल व हमल मुश्किल हो गई है। इस पुल की अदम मौजूदगी ने इसकी रोज़ी रोटी को काफ़ी हद तक लोगों की रोज़ी रोटी को काफ़ी हद तक मुतासिर किया है। MLA लिंगेट शेख खुर्शीद ने भी इस पुल की अहम ज़रूरत को तस्लीम किया है और मुकामी कम्युनिटी को दरपेश जारी मुश्किलात को उजागर किया है। एक बयान में शेख खुर्शीद ने अवाम को यकीन दिलाया कि पुल की तामीर को तेज़ करने की कोशिशें जारी हैं। इन्होंने खित्ते के लिए बेहतर राबते की अहमियत पर जोर दिया है। MLA ने इंकशाफ किया कि इज्जतमाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार के साथ बातचीत की गई है और महकमा खजाना से पुल प्रोजेक्ट के बारे में मशवरा भी किया गया है। शेख खुर्शीद ने इंफ्रास्ट्रक्चर के खला को दूर करने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा है कि मुतासरा इलाकों के लिए बेहतर राबते को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन देरीना मसाइल को हल करना देहात के मकीनों की म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी कदम होगा। शाटगुन बाला बटछत्री मुश्किलात अगर मज बन बेमार पे गन हपर किन अशपार किन तो यपर किन हेकान मंजिल कड़ित कहें तो मुश्किलात गसान ये MLA सबस करान गुजारिश कि अस कदल वातुन ये गई मान बन 50 वरी लग भग गुतुल आब आसान क्वालिटी गई वारिया जायन। इस हवाले से मैं आपको ये कहूँ कि मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन में जो है, मेरे फ़ोन में बिल्कुल जो रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो डिप्टी CM साहब हैं उनकी नोटिस में हमने लाया, उनके सामने हमने रिप्रेजेंटेशन की। हम सेक्रेटरी साहब से जनाब भूपिंदर जी से मिले, हम डायरेक्टर फाइनेंस से मिले, हम हर न सिर्फ डिपार्टमेंट बल्कि हर कोई जो भी क्वार्टर जो इस रिलेटेड है हमने उनकी नोट्स में लाया। और हमने न सिर्फ बटछत्री बल्कि बटछत्री के साथ साथ हमारा खारपोला का ब्रिज है जहाँ पे हमें ब्रिज की ज़रूरत है, चकीयामा, रिशवारी, हाँ जी, ये वहीपुरा, ये कुछ ब्रिजेज़ हैं जिनकी अशद ज़रूरत है इस वक्त लिंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में। और हमने जो है 6-7 ब्रिजेज़ का जो है हमने रिप्रेजेंटेशन की है। एम्बुलेंस सर्विस कोलगाम में 108 एम्बुलेंस सख्त सर्दी के दौरान जान बचाने में अहम किरदार अदा करती है। चूंकि सर्दियों के शदीद हालात खित्ते को अपनी लपेट में ले रहे हैं, 108 एम्बुलेंस सर्विस जिले कोलगाम के रिहायशियों के लिए एक अहम लाइफलाइन के तौर पर उभरी है। खासतौर पर दूर दराज और नाकाबिल रसाई इलाकों में रहने वालों के लिए ये सर्विस बर वक्त तिब्बी इमदाद और अस्पतालों तक हमल व नकल की फराहमी में अहम किरदार अदा करती है। ये ज़िला जो अपने पहाड़ी खित्तों और भारी बर्फबारी के लिए जाना जाता है, अक्सर सड़कों को मसदूद और सेहत की देखभाल तक रसाई में रुकावट का इसे सामना करना पड़ता है। ये रुकावटें खासतौर पर हामिला खवातीन, बूढ़ों और तिब्बी हंगामी हालतों में मुब्तला अफराद के लिए परेशानी का बाइस भी हैं, जिन्हें सेहत की देखभाल की सहूलत तक पहुंचने में मुश्किल पेश आती है। ताहम 108 एम्बुलेंस सर्विस 24 घंटे काम करती है। इस बात को यकीनी बनाती है कि दूर दराज के देहातों को भी वो देखभाल हासिल हो जिसकी उन्हें ज़रूरत है। मुकामी बाशिंदों ने इसकी अनमोल खिदमत को सराहा है। 08 एम्बुलेंस जो है ये गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की है इसका बहुत फ़ायदा है
اور جتنے بھی اس کے اندر رضاکار ہیں جو کام کرنے والے حضرات ہیں محنت سے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی یہ ڈی کے مارگ کے اندر ایک لیڈیز تھی جو پریگننٹ تھی, تو اگر نہ رکھی ہوتی تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی. بہت ساری جانیں ان کی وجہ سے بچ رہی ہیں. ہم اس کے اوپر انتظامیہ کا, خصوصی ڈی سی کلگام کے جو ہے ان کا اور تمام انتظامیہ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ سکیم رکھی ہے. اور انہوں نے جو ہے بہت سارے علاقوں کے اندر, مجھے سننے کے اندر آیا ہے, معلومات کے اندر آیا ہے کہ بہت سارے علاقوں کے اندر یہ گاڑیاں جو ہے مہیا رکھی ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو اس موسم کے اندر, خاص کر برفانی موسم کے اندر بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں اور ان ملازمین کے بھی جو اس کے اندر محنت سے کام کرتے ہیں. میرا خود اس کے ساتھ اچھا خاصا تجربہ ہوا ہے اور میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جموں کشمیر میں کینسر بیماری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس بیماری سے بچنے کے لیے کس طرح کی تدبیر کی ضرورت ہے, اس حوالے سے ہمارے نمائندے گلزار احمد قرائی نے سابق HOD سورا میڈیکل چیسٹ ڈاکٹر گل محمد بٹ سے بات چیت کی. وہی ایک سیل اس کا جنریٹک سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے, اس میں 2 سیل بن جاتے ہیں, 2 سے 4, 4 سے 8 اور پھر پورا ٹیومر بن جاتا ہے. پھر وہ ٹیومر آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے اور اکثر ہم دیکھتے ہیں جب بڑا ہوا تب پتہ چل جاتا ہے کینسر ہوا ہے اسٹیج 3 پر, اور اسٹیج 4 میں اکثر ہم دیکھتے ہیں. اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 میں کم ہی یہ ڈائگنوز ہو پاتا ہے. علاج کیا ہے سر؟ علاج یہ ہے کہ جو پریونشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. پریونشن از فار بیٹر دین کیور. اس میں تمباکو نہیں پینا چاہیے. تمباکو جو بھی فارم ہے, بیڑی ہے, سگریٹ ہے, پان ہے اور گٹکا ہے, وہ نہیں لینا چاہیے. اور پریونشن میں ڈائٹ کا خیال رکھیں, ماڈریشن میں لینا چاہیے. سبزی زیادہ لینی چاہیے, میوے زیادہ لینی چاہیے اور ایکسرسائز اچھی خاصی ہونی چاہیے. فزیکلی ایکٹیو رہنا چاہیے انسان کو. اور وہ دوسری چیزیں مطلب الکوہل اور جو بری عادتیں وہ چھوڑنی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر گل محمد بٹ جو ایکس HOD میڈیکل آنکولوجسٹ سورا میں ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کرنی چاہیے اور ڈائٹ کا جو وہ استعمال کرتا ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور زیادہ فرائیڈ نہیں کھانا چاہیے. اور خاص کر انہوں نے بات کی ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جسم میں ایک سیل جو ہے یہ خراب ہو جاتی ہے اور بعد میں یہی بڑھ جاتی ہے اور جو کینسر کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور انسان فوت ہو جاتا ہے. تو بچنے کی صورت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر مہینے یا ہر سال اپنے اوپر چیک اپ کا جو اہتمام ہے وہ ضرور کرے. کیمرہ مین نجیم شمسی کے ساتھ گلزار احمد قرائی, 4 TV نیوز, کلگام, اننت ناگ. جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے زیادہ تر لوگ باغبانی کے شعبے یا زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں, جہاں سے ضلع کے لوگ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. زرعی اور باغبانی کی صنعت بڑی تعداد میں مقامی اور باہر کے لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے. تاہم ضلع کے لوگوں کو روزگار کے محدود مواقع میسر ہونے کی وجہ سے لوگ پلوامہ شوپیان ریلوے لائن منصوبے کے خلاف اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں, جس کے لیے ضلع کے مختلف دیہاتوں میں سروے کیا جا رہا ہے. پلوامہ شوپیان ریلوے لائن ضلع کے کاکاپورہ علاقے سے شروع ہوتی ہے اور پلوامہ اور شوپیان اضلاع کے کئی گاؤں سے گزرتی ہے. ریلوے لائن کا یہ منصوبہ جس کے لیے سروے کیا جا رہا ہے, اس سے ضلع میں باغبانی کے ساتھ ساتھ زراعت کے شعبے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہوگا اور ضلع کے عوام حکام سے اس کو منسوخ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. ریلوے لائن کا منصوبہ دوسری جانب شوپیاں اور پلوامہ ضلع کے درمیان کل 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, جس سے صرف 20 سے 25 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے, جبکہ ریلوے پروجیکٹ اس سفر میں صرف اضافہ کرے گا, اسے کم نہیں کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ سر یہاں پہ پروجیکٹ آیا, پروپوزل آیا کہ یہاں سے ایک ریلوے لائن بنائیں گے, یہ ہماری زمین اور مکان ہے, اس کے بارے میں ہمیں پروپوزل ملا ہے تو اس کی سروے بھی ہو گئی, لیکن ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ لوگوں کے ساتھ بڑا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے سر. اگر لوگوں کی ڈیمانڈز ہے تو ہم بنائیں گے, اگر لوگوں کی ڈیمانڈز نہیں ہے تو پھر کس لیے ہے.
हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो है, इक्तिसादी हमारा सारा दारोमदार इसी एग्रीकल्चर पे है। मुझे नहीं लगता ये कोई डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट लोगों के लिए की जाती है, लोगों की तरक्की के लिए जाते हैं। जब लोग इसके साथ नहीं है तो हमें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? हम मुतालबा करते हैं, हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले लोगों से कहा जाएगा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तभी हम ये ज़मीन देंगे, मकान उठाएंगे, लेकिन हमें इसके नाम पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये डेवलपमेंट के नाम पे सबसे बड़ा धोखा है लोगों के साथ। चाहते हैं कि बड़ी मेहरबानी हमारे साथ इंसाफ किया करे कि हमारी ज़मीनें हमसे मत छीनिए, क्योंकि हम इकोनॉमिकली इसी पे दारोमदार है। ये रेलवे लाइन वापस होनी चाहिए, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मसला ये है कि आपकी वसातत से हम एग्रीकल्चर तक एक बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारा जो गाँव है, हमारा जो हल्का है, ये तकरीबन 550 चोलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तकरीबन 300 कुंबे ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट साहब को पता है कि वही वो हल्का है जिसमें लैंडलेस तकरीबन 77% लोग लैंडलेस है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है। आप आज की डेट में भी जाओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में किसी दफ्तर में जाओ, हमारे हर जगह वहाँ आपको मिलेगा वो भीख मांगने वाला होगा। अगर किसी के पास अब ये थोड़ा 2 कनाल 1.5 कनाल जमीन है, आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सर्वे की जा रही है कि यहाँ से आपके मकान भी उठेंगे और ये जमीन भी हम ले जाएंगे। आप हमें ये बताओ खुदारा, एक्चुअली ऑलरेडी हमारे पास 70% लोगों के पास जमीन नहीं है। अब जो 30% लोगों के पास जमीन है, आज ये भी ले रहे हो, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? ये हमारे साथ नाइंसाफी है, हमारे साथ जुल्म है। हम प्रोजेक्ट हम हासिल नहीं देंगे। कुपवाड़ा में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के ऊंचाई वाले इलाके बशमूल वादी बंक्स, रेशोरी, वुडूर, टीपी, चौकेबल, सदना और मचल में हुक्काम गहरी नजर रखे हुए हैं। इन इलाकों में बर्फबारी की पेशन गोई भी की गई थी। बदलते हुए मौसमी हालात के पेश नजर जिले इंतजामिया ने दोनों अजला में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिए हैं। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने मुतल्ला किया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दरमियानी से शदीद बर्फबारी का इम्कान है। इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान और इससे मुल्हक़ा इलाकों में सरगर्म मगरबी क़ल्फ़िशार अगले 48 घंटों तक हमारे शुमाल मगरबी खित्ते पर असरअंदाज हो सकता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दरमियानी से शदीद बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में बारिश की पेशन गोई भी की गई है। डिस्टर्बेंस है जो इस समय आप कह सकते हैं अफ़गानिस्तान और एडजॉइनिंग एरिया में है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। उसका प्रभाव आने वाले 48 घंटों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा। हमारा अनुमान ये है कि उसके प्रभाव से आज जम्मू कश्मीर में मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल हो सकता है, और अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें वहाँ भी मॉडरेट टू हैवी आज और कल रहने का अनुमान है। उत्तराखंड में हमारा यही अनुमान है कि कल लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहेगा। अगर हम प्लेन्स की बात करें, प्लेन्स में पंजाब या हरियाणा यहाँ भी आज आइसोलेटेड स्कैटर्ड रेनफॉल एक्टिविटी, कहीं ना कहीं नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पंजाब हरियाणा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है, कल से कम हो जाएगा। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें, अभी कुछ दिनों से जहाँ कोल्ड डे भी प्रिवेल हो रहा था, और अगर आप सुबह की टेम्परेचर्स की बात करें वो सामान्य है, सामान्य से ज़्यादा ही है। ऐसा सच कोई कोल्ड वेव का सिनेरियो नहीं है, लेकिन आज जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव एनसीआर दिल्ली में भी थोड़ा रह सकता है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है, और कल के लिए हमारा अनुमान है एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं लाइट रेनफॉल ड्रिजल कहीं ना कहीं हो सकती है। उसके बाद क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आएंगी, फिर जो टेम्परेचर्स में वो ग्रेजुअल गिरावट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। वादी कश्मीर में मुसलसल सर्दी की लहर जारी है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से शहरियों और सयाहों दोनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। झीलों और नदियों समेत आबी ज़खायर जम गए हैं, जबकि सुबह की शदीद धुंध ने सड़कों पर नजर आना इंतहाई मुश्किल बना दिया है।
इसी के साथ 40वीं कश्मीर अख्ताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।